इस मामले में कुछ अतिरिक्त सबूत थे जिन पर विचार किया गया और उम्मीद है कि वे ट्रायल में पेश होंगे। मैं उनके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं कहूंगा कि शुरुआती सुनवाई में हमने सबूतों का सिर्फ एक छोटा और अहम हिस्सा पेश किया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बचाव पक्ष ने डेविड के खिलाफ 14 वर्षीय सेलेस्टे रिवाज हर्नांदेज की कथित हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ अहम कमियां उजागर की हैं। हम इन कमियों पर चर्चा करना चाहते हैं और देखना है कि अभियोजन पक्ष क्या कर सकता है। लॉ एंड क्राइम के साइड बार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। मैं डेविड एंथनी बर्क गायक की बात कर रहा हूं और कुछ खास करना चाहता हूं। उन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप है, नाबालिग के लगातार यौन शोषण और 14 वर्षीय सेलेस्टे रिवाज हर्नांडेज की मौत से जुड़े मानव अवशेषों के अवैध अंगभंग के आरोप। वैसे मुझे जल्दी बताना था, आप जानते हैं हम ये केस कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दस्तावेजों को देखना चाहते हैं और इस पर पूरी 360 डिग्री की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पास जो भी है सब कुछ लॉ एंड क्राइम प्लस ऐप पर जाएं। हमारे केस फाइल सेक्शन में सभी बड़े मामलों की जानकारी है। हमारे पास डेविड के लिए भी एक है, जरूर देखें। इसमें सारी जानकारी है जो हम साइड बार में बताते हैं। अगर आप खुद पढ़ना और देखना चाहें वो सब वहां है। मैं अभियोजन के केस में संभावित कमियां देखना चाहता हूं क्योंकि हमने अभी अभी प्रारंभिक सुनवाई पूरी की है और इससे हमें कुछ चीजों की झलक मिली। और हां, भले ही जज ने फैसला दिया कि पर्याप्त सबूत हैं, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हम जानते हैं कि अभियोजन पक्ष को प्रारंभिक सुनवाई में सब कुछ पेश करना जरूरी नहीं होता। और वैसे डीए नाथन होचमैन ने कहा, पिछले हफ्ते हमारे कार्यालय द्वारा जो कुछ भी पेश किया गया वह उन सबूतों का एक छोटा लेकिन प्रतिनिधि हिस्सा है जो जांचकर्ताओं ने इकट्ठा किए हैं और जो यह साबित करते हैं कि आरोपी बर्क दोषी है। सेलेस्टे रिवाज हर्नांदेज की निर्मम हत्या के बारे में किसी भी उचित संदेह से परे प्रारंभिक सुनवाई में मानक बहुत ही कम होता है ना? आपको बस इतना दिखाना होता है कि सी को मुकदमे के लिए भेजने के लिए पर्याप्त कारण है। लेकिन जब आप जूरी को किसी भी उचित संदेह से परे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बात अलग होती है। अब इसे ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि अभियोजन पक्ष ने सब कुछ पेश नहीं किया, उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ संभावित खामियां हैं जिन्हें बचाव पक्ष ने उजागर किया या उन पर बहस की और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष को इन सब का जवाब देना पड़ सकता है। अब मैंने वास्तव में इनमें से कई सवाल तब गिनाए थे जब मैंने डीए नेथन होचमैन का इंटरव्यू लिया था अपने न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव में कुछ रात पहले, और उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी टीम के पास इन सब का जवाब देने के लिए सबूत होंगे। उन्होंने कहा कि यह मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला होगा, लेकिन वे संभावित कमियां क्या हैं? अभियोजन पक्ष के मामले में वे कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें आपने पहले ही देखा कि बचाव पक्ष तलाशने या उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? यही मैं समझना चाहता हूं। अब मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, हां, डेविड एंथनी बर्क वे दोषी साबित होने तक निर्दोष है। इससे पहले कि मैं सभी संभावित कमियों पर जाऊं, अभियोजन पक्ष ने प्रारंभिक सुनवाई में पहले ही कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जिन्हें काफी प्रभावशाली माना जा सकता है। लगातार यौन शोषण के आरोप में मेरी कानूनी राय में अभियोजन पक्ष के पास बहुत कुछ है। अगर वे ये साबित करना चाहते हैं कि डेविड का कुछ समय तक एक नाबालिग के साथ अवैध यौन संबंध था, जब एलएपीडी डिटेक्टिव कोरी फेरिल गवाही दे रहे थे, उन्होंने ये सभी कथित अश्लील तस्वीरें देखीं जो रिपोर्ट के अनुसार डेविड के फोन में थीं। मैं इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मूल रूप से आरोप था कि ये तस्वीरें उस गायक की थीं जिनमें वो सेलेस्ट के साथ यौन कृत्य करते दिख रहा था। नग्न तस्वीरें, प्लान बी, गर्भावस्था व गर्भपात के टेक्स्ट मैसेज, यौन मुद्राएं, उनका रिश्ता, आपातकालीन गर्भ निरोधक। और फेरिल का कहना है कि इन यौन संदर्भों वाली बातचीत की तारीखें नवंबर 2023 से शुरू होकर मार्च 2025 तक जारी रहीं। मैं जो बात कर रहा हूं उसका एक उदाहरण देने के लिए, डेविड के फोन से एक बार कथित तौर पर मैसेज किया गया, क्योंकि आप जानते हैं मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये डेविड ही कह रहा था, है ना? ये डेविड का फोन है। शायद बचाव पक्ष ये सुझाव दे सकता है कि कोई और उसका इस्तेमाल कर रहा था। शायद तर्क करना कठिन हो। डेविड के फोन से सेलेस्टे को एक मैसेज जाता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या ये उसका है, तो आप तर्क करेंगे कि आप बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। सेलेस्टे के फोन से जवाब आता है, हाँ, ये तुम्हारा ही है डेविड। और ये स्पष्ट करने के लिए कि बचाव पक्ष क्या दलील दे सकता है, ये बात प्राथमिक सुनवाई के दौरान सामने आई थी, जहां डिप्टी डीए बेथ सिल्वरमैन, जो इस मामले की अभियोजक हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि भले ही सेलेस्टे ने डेविड से अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला हो,
इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसे आपराधिक जिम्मेदारी से नहीं बचाता। ये अभी भी बच्चे के साथ यौन शोषण है। मैंने इसे चुनौती देने वाली कोई न्यायिक मिसाल नहीं देखी, पर मुझे यकीन है कि बचाव पक्ष इसे जरूर परखेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अब कथित अंग विच्छेदन के आरोप के संदर्भ में जो मानव अवशेषों का अवैध विरूपण है, जासूसों ने इन चेनसॉ, एक पोछा सिस्टम, शव रखने वाले बैग, एक नीला इन्फ्लेटेबल पूल के बारे में गवाही दी। ये सब कथित तौर पर डेविड के घर एक नकली नाम से मंगवाए गए थे। सेलेस्टे की मौत की खबर के कुछ दिनों बाद कैसे एक डीएनए विशेषज्ञ ने गवाही दी कि घर के गराज में मिले खून के धब्बों से मिले सबूत सेलेस्टे के डीएनए से मेल खाने के अनुरूप थे। कि आपने फोरेंसिक विशेषज्ञ से डेविड के घर मिले रैखिक कटों और दागों वाले मैटों पर गवाही दिलवाई, जिनका परीक्षण संभावित खून के लिए पॉजिटिव था। एक कथित कचरे के बैग में दागदार वाइप्स के सबूत, इस नीले इन्फ्लेटेबल पूल में कथित कट के सबूत। कैसे सेलेस्टे के अवशेषों में मिले नीले प्लास्टिक के टुकड़े उसी इन्फ्लेटेबल पूल से मेल खाते हैं जो डेविड ने ऑर्डर किया था और उसके घर मिला था। डेविड की उस टेस्ला में जिसमें सेलेस्टे के अवशेष मिले थे, कथित तौर पर 11 एयर फ्रेशनर थे। जांच में कार में खून के संभावित निशान मिले। सिल्वरमैन का सुझाव है कि खून पार की गई टेस्ला से रिस्कर रबर की चटाइयों के आर पार होकर नीचे की ईंटों तक पहुंच सकता था। और उस गवाही का क्या, जिसमें कहा गया कि इस हत्या के बाद 23 तारीख की रात से 24 तारीख की सुबह तक डिजिटल डेटा के मुताबिक टेस्ला सांता बारबरा जा रही थी, कि सेलेस्टे का पासपोर्ट कार्ड कथित तौर पर सैंता बारबरा काउंटी में मिला था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभियोजन पक्ष के पास ऐसे सबूत हैं जो बचाव पक्ष को चुनौती देंगे। इससे एपिसोड के मुख्य बिंदु की अहमियत कम नहीं होती। मैं संभावित समस्याओं, कमियों और अभियोजन पक्ष की खामियों को देखना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे यह साफ रखना है कि पहली कमी हत्या का आरोप है। हमें अब तक नहीं पता कि उस घर में क्या हुआ, क्या सामने आया। जासूस फेरेल ने बताया कि उस रात निवास स्थान पर सेलेस्ट या डेविड की कोई निगरानी वीडियो नहीं थी और ना ही ऐसा कोई गवाह पेश किया गया जिसने सेलेस्ट को डोहिनी प्लेस के घर में जाते देखा हो। और जबकि अभियोजन पक्ष का कहना है कि डेविड ने उस रात सेलेस्ट को अपने घर लाने के लिए एक उबर बुलवाई थी और बताया गया है कि इस बारे में टेक्स्ट संदेशों में बातचीत भी हुई थी, जिसमें पते, उबर के आने और गेट का दरवाजा खुला होने के बारे में भी संदेश थे। माना जा रहा है कि उबर ड्राइवर निश्चित रूप से ये नहीं कह सका कि उसने सेलेस्ट को इसी घर पर उतारा था। जासूस फेरेल ने गवाही दी कि उस रात किसी ने भी सेलेस्ट को उबर से उतरते हुए नहीं देखा। अब तक किसी ने ये गवाही नहीं दी कि उन्होंने हत्या या सेलेस्ट को मरते देखा। उस खास लगभग 20 मिनट की अवधि के बारे में कोई भी गवाह नहीं बुलाया गया। वह रात का समय जब अभियोजकों का मानना है कि सेलेस्ट की हत्या डेविड के घर पहुंचने के बाद हुई थी। अब अभियोजन पक्ष क्या कर सकता है? वे सेलेस्ट और डेविड के बीच हुए टेक्स्ट मैसेज आदान प्रदान को फोन की लोकेशन डेटा के साथ जोड़ सकते हैं। संभावित रूप से इसे डेविड द्वारा बाद में खरीदी गई वस्तुओं से या कथित तौर पर डेविड द्वारा बाद में खरीदी गई वस्तुओं से जोड़ सकते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि सेलेस्ट के फोन से फिर कोई गतिविधि नहीं हुई, इसलिए वे उसकी कथित पहुंच और हत्या का टाइमलाइन बनाते हैं। इसी तरह वे 20 मिनट की विंडो तय करते हैं। सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भी केस दर्ज और जीता जा सकता है, हम दोनों जानते हैं। हमेशा प्रत्यक्ष साक्ष्य जरूरी नहीं होते, लेकिन यहां संभावित खामियों की बात हो रही है, जो हमें एक और अहम बिंदु तक ले जाती है। मान ले वो घर में जाती है, फिर क्या हुआ? आप कैसे जानते हैं कि यह विशेष परिस्थितियों वाली प्रथम श्रेणी की हत्या थी? न डिटेक्टिव फेरेल न डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर बता सके कि क्या हुआ। ये मामला और जटिल है क्योंकि हत्या का हथियार कभी बरामद नहीं हुआ। मेरे मतलब को समझाने के लिए आप डॉक्टर ग्रांट हो की जिरह देखें। ये वही डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर है जिनका जिक्र मैंने किया था। ये तब हुआ जब डिफेंस उनसे पूछ रहा था कि क्या इस केस में एडवांस्ड डिकम्पोजिशन है, क्या वह टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में ड्रग नतीजों की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। गवाह ने कहा संभव है। डिफेंस ने पूछा ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाते समय क्या किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का इतिहास, उसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति या उसके आदतन नशा करने की जानकारी मददगार है? गवाह ने कहा संभवतः। डॉक्टर हो ने जाहिर तौर पर इन विशेषताओं या संभावित विशेषताओं के बारे में रिश्तेदारों से बात नहीं की थी, और डिफेंस, जैसा कि हमने देखा, ने क्रॉस एग्जामिनेशन में यह संकेत देने की कोशिश की कि क्या यह संभव है कि सेलेस्टे ने खुद को चाकू मारा हो या उसने खुद के साथ कुछ किया हो। डिफेंस अटॉर्नी मेर्लिन बेनार्स्की ने डॉक्टर हो से यह स्वीकार कराया
कि वे दो गहरे घाव, जिन्हें उन्होंने मौत का कारण बताया, नकार नहीं सकते। दोनों घटनाएं कुछ सेकंड के अंतराल में हुईं। आप यह निश्चित नहीं कह सकते कि मिस हर्नांडेज ने वही चाकू पकड़े रखा जिससे दोनों घाव हुए। सही? सही। आप इसे नकार नहीं सकते हैं ना? यह सोचने वाली बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमें झिझक के निशान मिलेंगे। उनसे पूछा गया, क्या आप नहीं जानते कि ये घाव कैसे हुए? उन्होंने कहा, सही, मान लेते हैं बेशक कि यह एक चाकू है ना? हमारे पास हत्या का हथियार नहीं है। इससे उचित संदेह की गुंजाइश बनती है। इससे बचाव पक्ष के पास जांच करने की गुंजाइश रहती है। हमें मानना होगा कि बचाव पक्ष अपना पैथोलॉजिस्ट ला सकता है, जो कह सकता है कि मौत का कारण या तरीका कुछ और हो सकता है, न कि केवल गहरे घाव या हत्या। उन्हें यह विचार क्यों आया कि उसने खुद के साथ ऐसा किया? आपने मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल जवाब तो सुने होंगे, है ना? बचाव पक्ष के वकील ने डिटेक्टिव फेरल से पूछा कि क्या सेलेस्टे का घरेलू हिंसा का इतिहास या उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े कोई संदेश थे, और न्यायाधीश ने इस चरण में सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी। यह संभव है कि यह एक मुकदमे में सामने आ सकता है, लेकिन जब आप इसे 22 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 के बीच के टेक्स्ट मैसेज या कथित टेक्स्ट मैसेज के साथ जोड़ते हैं, फिर से यही वो समय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण पल जब सेलेस्टे की कथित तौर पर हत्या की गई थी। बचाव पक्ष ने फरेल की जिरह में इन बातों पर खास जोर दिया। शायद ये दिखाता है कि सेलेस्टे डेविड से विदेश यात्रा से पहले मिलना चाहती थी। उसने मिलने की गुहार लगाई, पर उन्होंने मना कर दिया। इससे वह कहानी गलत साबित होती है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कथित तौर पर उसे मारने के लिए उसे उस संपत्ति पर फुसला कर बुलाया था। डिटेक्टिव फरेल ने पुष्टि की कि डेविड 23 अप्रैल 2025 को सेलेस्टे से मिलने को राजी हो गया। इसके बाद उसने मैसेज किया, ये सब बकवास बंद करो, मैं आज तुमसे मिल रही हूं। अब डेविड के वकील ब्लेयर बर्क सेलेस्टे का 22 अप्रैल को भेजा धमकी भरा मैसेज पढ़ते हैं, जिसमें उसने डेविड का करियर खत्म करने की बात कही। वो अपने पिता को उसके बारे में इतने झूठ बताएगी कि उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उदाहरण, मैं अपने पापा को तुम्हारे बारे में इतनी सारी गंदी झूठी बातें बताऊंगी, सच में मैं तुम्हारा करियर और तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगी, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। उसने ये मैसेज कथित तौर पर 22 अप्रैल को भेजा था। अब बर्क ने जाहिर तौर पर सेलेस्ट का एक मैसेज भी पढ़ा, जिसमें उसने साफ तौर पर धमकी दी थी कि वो गुमनाम आरोप लगाएगी और उदाहरण, तुम्हारे बारे में जो भी बातें मेरे पास हैं वो सब लीक कर दूंगी। और ये जाहिर तौर पर इस बात के संदर्भ में था कि डेविड एशिया कॉलिंस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करेगा या नहीं। ऐसा लग रहा था कि इसमें यह इशारा था कि वो इस इंसान से जलती थी। एशिया कॉलिंस वो हैं जिनके बारे में हमने पहले भी बात की है, और वो शायद डेविड के करीबी सर्कल में हैं। सेलेस्ट ने डेविड से कहा कि उसके पास उसका कॉन्टैक्ट और उसकी मां का नंबर है, और उसने ये जानकारी लीक करने की धमकी दी। अगस्त 2024 में सेलेस्ट ने डेविड को ऐसे मैसेज भी भेजे, मुझे तुम्हारी परवाह है, मैंने तुम्हारे लिए अपना बच्चा मार डाला, इस बारे में बात करने से मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैं उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी। तो ये क्यों मायने रखता है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात यह है, हाँ, अभियोजन पक्ष ऐसे मैसेजों की ओर इशारा कर सकता है और कह सकता है, हाँ, वो उसे धमका रही थी और करियर बर्बाद करने की बात कर रही थी। उसके पास मारने का कारण था, उसने करियर बचाने के लिए उसे बुलाया और मार डाला। अभियोजक कहते हैं उसका डेब्यू एल्बम विदर्ड ये $19 मिलियन इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स डील का हिस्सा था, और एल्बम 25 अप्रैल को रिलीज होने वाला था। इसलिए ये विशेष परिस्थितियों वाले आरोपों से जुड़ा है। ये हत्या के आरोप में आता है, जिससे कड़ी सजा, यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती है, जैसे मुनाफे के लिए हत्या, गवाह की हत्या, घात लगाकर मारना। खास परिस्थितियां, सही है, लेकिन बचाव पक्ष ये भी तर्क दे सकता है कि उसी ने इसकी शुरुआत की थी, उसी ने आने की गुजारिश की थी। वो हिस्टेरिकल हो गई थी, उसका व्यवहार असामान्य था, उसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं थीं, और उस रात उसने खुद के साथ कुछ किया। शायद उसने डेविड पर हमला किया, शायद उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया। क्या उसने उस पर हमला किया था? क्या उसने उसे धमकी दी थी? क्या वो गवाही देगा और यही तर्क देगा? क्या ये आवेश में किया गया हत्या थी? सही है। क्या ये गैर इरादतन हत्या है, क्षणिक आवेश, ना कि पूर्व नियोजित हत्या? क्या इसमें कोई उचित संदेह की गुंजाइश है? क्योंकि हमारे पास अभी यह जानकारी नहीं है कि सेलेस्टे और डेविड के बीच बंद दरवाजों के पीछे उन 20 मिनटों में वास्तव में क्या हुआ था जब सेलेस्टे घर आई और डेविड पर अलिबी मैसेज भेजने का आरोप है। सही है। वे कहते हैं कि उसके पहुंचने के 20 मिनट बाद डेविड अलिबी मैसेज भेजता है और पूछता है वह कहां थी। यहां एक अंतर है, यहां गुंजाइश है। मुझे एक बात और बतानी है। अगर आपको याद हो, अभियोजन पक्ष की एक फाइलिंग में उन्होंने आरोप लगाया कि डेविड खड़ा रहा जबकि सेलेस्टे खून बहने से मर रही थी। उन्हें यह कैसे पता चला? वे इसे कैसे साबित करेंगे? ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी चश्मदीद गवाह को बुलाया हो जिसने यह देखा हो। ऐसा भी नहीं था कि उनके पास कोई निगरानी फुटेज हो जिससे यह साबित हो सके। कम से कम अभी तक तो नहीं। वे ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं कि यह विशेष परिस्थितियों के वे प्रथम श्रेणी की हत्या थी? मुझे उप चिकित्सा परीक्षक से पूछताछ में बचाव पक्ष की एक और बात उजागर करने दें, खासकर जब आप विघटन और शरीर के टुकड़ों के बारे में सोचते हैं। यह एक मुद्दा है। डॉक्टर हो ने गवाही दी कि वह हफ्तों से मरी हुई थीं,
क्योंकि इसमें हफ्ते या महीने लग सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कह सकते थे कि वो महीनों से मरी थीं, क्योंकि इसमें महीने या हफ्ते नहीं थे। मुझे पता है, ये थोड़ा तकनीकी है। आपके पास एक गवाह है जो निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि सेलेस्टे कितने समय से मरी हुई थीं, इससे पहले कि उसकी लाश मिली। तो वो उसकी मौत की सही तारीख 23 अप्रैल 2025 नहीं बता सकता। पोस्टमार्टम के आधार पर अगर बचाव पक्ष जूरी को समझा सके कि वह 23 अप्रैल के बाद भी जिंदा थी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब मुझे क्या लगता है कि अभियोजन पक्ष इस मामले में क्या करने वाला है? मुझे क्या लगता है कि अभियोजन पक्ष इन सब का जवाब कैसे देगा? मुझे ऐसा लगता है, और वैसे ये मेरी बातचीत पर आधारित है जो मैंने डीए नेथन हुचमैन के साथ अपने न्यूज नेशन शो में की थी। मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों के पीछे का मतलब समझ रहा था। मुझे लगता है अभियोजन पक्ष ये कहेगा, जूरी, क्या आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ये माने कि सेलेस्टे बिना बुलाए उसके घर चली आती है, खुद को मार लेती है, और डेविड इतनी जल्दी सोचता है कि कुछ ही मिनटों बाद वो एक अलिबी वाला मैसेज भेज देता है? वो ना तो आपातकालीन सेवाओं या पुलिस को कॉल करता है और ना ही बताता कि उसने क्या देखा। जूरी, क्या आपसे अपेक्षा है कि आप माने कि वो अपने काम से काम रख रहा था, तभी सेलेस्टे ने उस पर हिंसक हमला किया? वो आत्मरक्षा में उसे मारता है और फिर शांतिपूर्वक अलीबी का मैसेज भेजता है। वह इतनी जल्दी ये सब सोच लेता है और फिर कथित रूप से शरीर के टुकड़े करने का सामान खरीदता है। वे कहेंगे कि यह समझ नहीं आता। वे कहेंगे, नहीं, उसकी योजना थी। वह उसे मारना चाहता था, उसकी हत्या की और छुपाने की कोशिश की। मेरा मतलब है, मुझे वे बातें बताने दीजिए जो प्रारंभिक सुनवाई में सामने आईं, क्योंकि अभियोजकों का कहना है कि 10:31 बजे जिस रात वो उसके पास आई और जिस रात उनका दावा है कि उसने उसकी हत्या की, उसने अलीबी वाला मैसेज भेजा। ऊबर ने कहा, आप यहाँ हैं। WYA, आप कहाँ हैं? सही है? नमस्ते भाई, ये सारे मैसेज। और डिटेक्टिव फैरेल ने गवाही दी कि डेविड से सेलेस्ट को भेजे गए मैसेज उस रात भी चलते रहे। सेलेस्ट के ऊबर से पहुंचने के बाद डेविड से सेलेस्ट को करीब दर्जन भर मैसेज भेजे गए। जब वो घर पहुंचती है, यही आरोप है। फिर से सब कुछ डेविड के बारे में है, जो उसकी चुप्पी को लेकर कथित तौर पर उलझन में था। फैरेल ने गवाही दी कि सेलेस्ट के घर पहुंचने के बाद उसके फोन पर कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं हुई। क्यों? आरोप यह है कि वो मर चुकी थी। फैरेल ने गवाही दी कि डेविड की टेस्ला और फोन रात 11:30 बजे हॉलीवुड हिल्स के घर से निकले, कथित तौर पर सांता बारबरा के ये चक्कर लगाने के लिए। सही? फैरेल के अनुसार आरोपी ने सेलेस्ट को आखिरी टेक्स्ट 26 अप्रैल 2025 को भेजा, जो विदर्स एल्बम की रिलीज के अगले दिन था। इसके बाद सेलेस्ट के फोन पर और कोई गतिविधि नहीं हुई और डेविड ने उसे दोबारा मैसेज नहीं किया। वे इसे संदिग्ध कहेंगे और कहेंगे कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो उससे संपर्क नहीं करता, या वो उससे दोबारा संपर्क नहीं करता क्योंकि उसने उसे मार दिया, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ क्या हुआ। अभियोजन पक्ष कहेगा, हमें घर में क्या हुआ यह दिखाने की जरूरत नहीं, यह स्पष्ट है। यह एक मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। हम जानते हैं कि साइडबार पर हमने कई बार ऐसे मामले कवर किए हैं जहां अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर जीत हासिल की है। फिर भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका बचाव पक्ष फायदा उठा सकता है। क्या अभियोजन पक्ष इनका जवाब देगा? क्या कोई गवाह है जो इस बारे में गवाही देगा कि उसने क्या देखा, क्या सुना, या डेविड ने शायद उसे क्या बताया? शायद। संभावित कमियों पर हमारी चर्चा जारी रखते हुए, मेरा मतलब है कथित हत्या के हथियार की कमी को छोड़कर, डेविड ने कथित तौर पर सेलेस्टे के शरीर के टुकड़े करने के लिए आखिर क्या इस्तेमाल किया था? क्योंकि अभियोजकों का आरोप है कि डेविड ने इस घर में 3 चेनसो मंगवाए थे, लेकिन जो 2 चेनसो गराज में मिले, उनमें खून या डीएनए की पुष्टि नहीं हुई। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक आरी भी मिली थी, उसमें भी यही नतीजा आया। गवाही में बताया गया कि फोरेंसिक विशेषज्ञ के अनुसार अगर इन ब्लेड से मानव अंग काटे गए होते तो उन्हें इतनी अच्छी तरह साफ नहीं किया जा सकता था कि जांच में नकारात्मक परिणाम आए। मैं बताना चाहूंगा कि डिप्टी एमई डॉक्टर हो ने गवाही दी थी कि कुछ अंग विच्छेदन शायद चेनसॉ के कट्स जैसे हैं। असमंजस ये है कि अभियोजकों ने तीसरी गायब चेनसो की चर्चा की और मकीता ब्रांड की 10 इंच की चेनसो की फोटो पेश की, जो शायद होम डिपो से खरीदी और पोस्टमेट से डिलीवर हुई थी। जासूसों ने पुष्टि की कि चेनसॉ वहां नहीं थी। जहां तक हम देख सकते हैं, उनके पास वो नहीं है। मेरा मतलब, क्या यही वो है? क्या यही वो है जिसका उसने कथित तौर पर सेलेस्ट को टुकड़ों में करने के लिए इस्तेमाल किया था? क्योंकि अगर आपके पास वो औजार नहीं है, तो ये एक कमी है। मैंने प्रारंभिक सुनवाई के बाद निजी जासूस स्टीव फिशर से पूछा, जो थोड़ी देर वहां मौजूद थे और केस शुरू से फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने चेनसॉ पर यह कहा, मेडिकल एग्जामिनर ने कहा कि डीकंपोजिशन के कारण वे ब्लेड या धारदार औजार की लंबाई या प्रकार नहीं बता सकते। मुझे लगता है कि सभी मानते हैं कि शायद वो चाकू था, लेकिन उनके बीच काफी समय बीत गया था। तो मेरे लिए ये हैरान करने वाली बात है कि उस गराज में अब भी कोई सबूत
जैसे खून का जमाव या कुछ और मौजूद था। मेरा मतलब है ये तो बेवकूफी है ना? अगर आप इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे मन में ये सवाल उठता है, क्या उसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा और बस इंतजार कर रहा था? क्योंकि ये ऐसा था। क्या आपको लगता है कि गायब हुई चेनसो ही सबसे अहम कड़ी है? हाँ, मुझे लगता है चेनसॉ सैंटा बारबरा में हो सकती है। सच में? मुझे लगता है दूसरी या तीसरी यात्रा में मुझे लगता है कि वो शायद ले रहा था। क्योंकि अगर आप दूसरी यात्रा देखें, वे कह रहे हैं कि ये लगभग सिंको दे मायो 5 मई के पास हुआ था। और 8 मई को मुझे लगता है कि उसने वहां एक और यात्रा की थी। और इससे मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो झील के पास चीजें फेंकने गया था या कुछ और। लेकिन मुझे इसका पक्का पता नहीं है। मुझे बस लगता है कि ये एक वजह हो सकती है कि आप जानते हैं आईडी भी आखिरकार वहीं मिली। ये जैसे कि एक फेंकने की जगह है। लेकिन उसने वही जगह क्यों चुनी? उसे उस जगह के बारे में कैसे पता चला? यही बात मेरे दिमाग में है। मैं वहां गया हूं। वो जगह बहुत दूर दराज है। वो सिर्फ एक सड़क है जो उस इलाके से गुजरती है। बाकी सड़कें जैसे बॉय स्काउट कैंप जाती हैं, पर उनका इस्तेमाल कम होता है। मुझे नहीं पता कि उसे रात में इस जगह का कैसे पता चला। मैंने जिला अभियोजक नेथन होचमैन से गायब चेनसॉ पर सवाल किया, पर मामला चलने के कारण उन्होंने ज्यादा नहीं बताया। मेरी निजी राय है, अगर उनके पास चेनसॉ होती तो क्या वे प्रारंभिक सुनवाई में नहीं दिखाते? अगर उनके पास होती और वे दिखा सकते हैं कि उससे शरीर के टुकड़े किए गए, अगर उन्हें सैंटा बारबरा में चेनसॉ मिलती तो वे जरूर पेश करते, खासकर डेविड के जाने के आरोप के कारण। शायद ट्रायल से पहले वे कथित हत्या का हथियार या चेनसॉ ढूंढ लें, मुझे नहीं पता। कमियों की बात करते समय आप जानते हैं, हमने किसी भी गवाह या प्रत्यक्षदर्शी को निश्चित रूप से यह कहते नहीं सुना कि कार को सैंता बारबरा तक डेविड ही चला रहा था। क्या कोई और उसका फोन इस्तेमाल कर सकता था? क्या कोई और उसकी कार चला सकता था? आप जानते हैं, मुझे लगता है एक और कमी बस यही है कि गवाहों की कमी है, जिन्होंने जो देखा और सुना उसके बारे में बताया। मैं अभियोजन की फाइलिंग पर लौटा हूं। अभियोजकों का आरोप है कि डेविड ने अपने दोस्तों और सहयोगियों से अपने घर में सड़न जैसी कथित बदबू के बारे में झूठ बोला, लेकिन मुझे याद नहीं कि किसी ने इस बारे में गवाही दी हो। हमने एशिया कॉलिंस को नहीं देखा। हमने नील लैंगस्टन को गवाही देते नहीं देखा, जो डेविड के कथित दोस्त और सहयोगी हैं। मेरा मतलब है, आप 4 जुलाई 2025 पर वापस जाएं। टीएमजेड के अनुसार वहां एक लाइव स्ट्रीम थी, जिसमें डेविड अपने दोस्तों से बात करते हुए दिखाई दिए। नील लैंगस्टन और उसकाना से अपने घर में इस बदबू के बारे में कहते हुए कि उन्होंने अपने बाथरूम की बदबू के लिए माफी मांगी और दावा किया कि वो 2 घंटे पहले बाथरूम गए थे। क्या अभियोजन पक्ष कहेगा कि वह बदबू के बारे में झूठ बोल रहा है? सवाल है, वे किस बात की गवाही देंगे? अगर आपको याद हो, नील को कथित तौर पर गवाह के रूप में पेश न होने के कारण गिरफ्तार किया गया था और उन्हें ग्रैंड जूरी के सामने गवाही देने के लिए एलए वापस लाया गया था। हमें पता है कि डेविड के परिवार के सदस्यों को भी गवाही देने के लिए समन भेजने की कोशिश की गई थी। इस प्रारंभिक सुनवाई में कुछ नहीं हुआ। खामियां हैं। वे किस बात की गवाही देंगे? क्या वे डेविड और सेलेस्टे के कथित अवैध यौन संबंध पर गवाही देंगे? क्या वे टेस्ला पर गवाही देंगे? मुझे नहीं पता। अभियोजन पक्ष को प्रारंभिक सुनवाई में सब पेश करने की बाध्यता नहीं है। हॉकमैन ने कहा था, यह सबूत का छोटा हिस्सा है। और जब आप सोचते हैं कि डेविड के आसपास के लोग किस बात की गवाही दे सकते हैं, तो इस मामले की एक संभावित कमी यही है। मुझे अभी तक कोई ऐसी गवाही याद नहीं है जिसमें डेविड ने किसी को सेलेस्ट को मारने के इरादे के बारे में किसी को मैसेज भेजा हो, या किसी से बात की हो, या फिर वो उससे डरता हो, या वो उसे चुप कराना चाहता था, या उसने कुछ कबूल किया हो। क्या ये बातें सामने आएंगी? शायद। मैं बस फिर उसी बात पर लौटता हूं जो वकील बेनार्स्की ने प्रारंभिक सुनवाई में अदालत में कहा था। कई दिनों की गवाही के बाद सबूत दिखाते हैं कि एक युवा महिला का शव ले जाकर छुपाया गया। ये परिस्थितिजन्य सबूत मौत को छिपाए जाने का समर्थन करते हैं। ये न हत्या का समर्थन करता है, न ही उसे प्रथम श्रेणी की हत्या बनाता है, क्योंकि कानून दुर्भावना के 2 रूप मानता है। उनकी दलील थी कि इनमें से कोई भी मौजूद नहीं था। इनमें से कोई भी न हो तो हत्या नहीं बनती। स्पष्ट दुर्भावना का अर्थ है जानबूझकर हत्या का इरादा, और उन्होंने कहा कि डेविड के ऐसे इरादे का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा कहीं भी नहीं बताया गया है। उसके द्वारा उसके प्रति कोई हिंसा या दुश्मनी का इतिहास नहीं था। ये रिश्ता और सबूत हत्या की दुर्भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा, यहां अप्रत्यक्ष दुर्भावना या बड़ा उकसावा नहीं था। और वो कहती हैं, इसके विपरीत अगर आप उकसावे को देखें तो वो सेलेस्टे की तरफ से डेविड के लिए था। वही धमकी देने वाली थी। उन्होंने कहा कि ये 3 परिस्थितियां जो फर्स्ट डिग्री मर्डर को मौत की सजा के योग्य बनाती हैं, असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट है। मसलन, घात लगाकर इंतजार करने वाली बात पर पेश किए गए टेक्स्ट मैसेज देखें। कहा जा सकता है कि सेलेस्टे ने ही वह मुलाकात बुलाई थी जिसमें अभियोजकों के मुताबिक उसकी हत्या हुई। कोई अचानक हमला नहीं हुआ, क्योंकि सेलेस्टे जानती थी कि डेविड घर पर होगा, और जब वो वहां आई थी या कथित तौर पर आई थी, तब वो ऑनलाइन गेम खेल रहा था। दूसरा, विशेष परिस्थिति, आरोप, आर्थिक लाभ के लिए हत्या।
उन्होंने तर्क दिया कि डेविड का संभावित संगीत करियर कैलिफोर्निया कानून के तहत कोई ठोस आर्थिक हित नहीं है। भविष्य की कमाई के लिए कैलिफोर्निया में मिसाल नहीं है। मुझे लगता है ये दलील बचाव पक्ष के लिए मुश्किल रही, क्योंकि आपने सुना कि वह कितने पैसे कमा रहा था और उसका एल्बम भी था। तीसरी खास स्थिति यानी गवाह की हत्या पर क्या? उन्होंने कहा कि कुछ भी ये नहीं दिखाता कि डेविड को ऐसा व्यक्तिपरक विश्वास था कि सेलेस्टे की किसी आपराधिक जांच में गवाह या भागीदार बनने में कोई दिलचस्पी थी। क्या उसने ये साफ किया था कि वो अभियोजकों के साथ काम करने वाली है या पुलिस के साथ काम करने वाली है या पुलिस के पास जाने वाली है? और उन्होंने तर्क दिया कि सेलेस्टे की सारी धमकियां उसे सामाजिक और पेशेवर रूप से बर्बाद करने की थीं। फिर से उसने कभी नहीं कहा कि वो पुलिस के पास जाने वाली है। अब अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। जज ने आखिरकार फैसला दिया कि फिलहाल मुकदमे के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन मैं उन मुद्दों को उजागर कर रहा हूं जो मुकदमे में आ सकते हैं। अब हमें डेविड की 31 अगस्त की अराइनमेंट पर ध्यान देना है, जहां आरोप औपचारिक रूप से पढ़े जाएंगे और केस के अगले कदमों का पता चलेगा। साथ ही मैंने नेथन हॉचमैन से अपने न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव में प्ली डील के बारे में पूछा था। मैंने ये नहीं पूछा कि आप केस में कमजोरियों से समझौते पर विचार करेंगे। नहीं, उन्हें सबूतों पर भरोसा है। वे मुझसे ज्यादा जानते हैं। उन्हें भरोसा है कि वे डेविड को उचित संदेह से परे दोषी साबित कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा, अगर आप सोचें कि इस प्रारंभिक सुनवाई में अभी क्या पेश किया गया था, सेलेस्टे के शरीर के टुकड़े टुकड़े होने की ग्राफिक तस्वीरें, सेलेस्टे की कथित रूप से यौन स्पष्ट तस्वीरें, क्या आप जूरी और परिवार को इन चीजों से बचाना चाहेंगे? अभी तक उन्होंने मौत की सजा का जिक्र नहीं किया है कि वे आगे बढ़ेंगे या नहीं। क्या वे इसकी मांग कर रहे हैं? क्या यह एक सौदेबाजी का जरिया है? दूसरे शब्दों में, जिला अटॉर्नी, क्या आप संभवतः प्ली डील पर विचार करेंगे या आप इसे मुकदमे में ले जाना चाहेंगे? और जिला अटॉर्नी हॉकमैन ने कहा कि डेविड को प्रस्ताव देने की पूरी आजादी है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हमारे पास साइड बार पर आपके लिए यही है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो X, Instagram, मेरा न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम। अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों।